हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 18 जनवरी के प्राइमरी के पेपर को डिस्कस किया था और आज का जो पेपर है ये हम लोगों का 18 जनवरी का जूनियर का पेपर है। और जूनियर लेवल में जितने भी आप लोगों के मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे 18 जनवरी को, उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, मतलब अंकों को दोहराना नहीं है, बिना पुनरावृत्ति किए 2, 4, 7, 9 और 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जब भी अधिकतम संख्या बोली जाएगी तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 9 है, फिर उसके बाद उससे छोटा जैसे कि यहाँ 8 है, फिर उससे छोटा 7 और फिर उससे छोटा 4 और फिर उससे छोटा 2। तो जो हम लोगों की 5 अंकों की जो अधिकतम संख्या बनी वो 9, 8, 7, 4, 2 बनी। और जब भी आप लोगों को बड़ी संख्या बनाने को बोला जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर छोटी संख्या बनाने को बोला जाएगा तो छोटे से बड़ा उल्टा कर देंगे जस्ट। तो यहाँ पर जो हम लोगों की बड़ी संख्या बनी 98742 बनी। अब 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान की हम लोगों ने बात की थी, जितने नंबर पर होगा, जैसे ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, तो जो इकाई होगा उसमें 1 से गुणा, जो दहाई होगा उसमें 10 से गुणा, सैकड़े में 100 से गुणा, 1000 में 1000 से गुणा और 10,000 में 10,000 से गुणा। ऐसे जितना भी हम लोग आगे बढ़ेंगे उतने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 7 की बात हो रही है, 7 सैकड़ा पर है यानी 100वें स्थान पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा 700। तो इसमें जो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -2 सही 1/3 मिश्र भिन्न है। इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7। तो ये हो जाएगा -7/3। फिर भाग को चिन्ह हटाते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं और इसको अंश को हर में बदल देते हैं, अंश को और हर को अंश में। जैसे कि यहाँ पर 7/3 था तो ये 3/7 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 2/7। अब ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हम लोगों का ये -2/7 बचा। अब कह रहा है का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा उल्टा, तो -2/7 का उल्टा क्या हो जाएगा, -7/2। अब हम लोग इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे, 2 से 7 को भाग करेंगे, 2 तिया 6 तो बचा 1। यानी हम लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 सही 1/2 और माइनस का चिन्ह था इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। हम लोगों का आंसर हो जाएगा -3 सही 1/2, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें हम लोगों ने इसको साधारण भिन्न में चेंज किया, ये हम लोगों का -7/3 हो गया। भाग का चिन्ह हटाया, मल्टीप्लाई का किया और इसको व्युत्क्रम कर दिया। जब भी भाग का चिन्ह हटाते हैं तो भिन्न हमारी पलट जाती है। 7/3 था तो 3/7 हो गया और 2/7 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा सब कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस का चिन्ह बचा, ये 2/7 बचा। अब -2/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा -7/2। अब -7/2 को मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो मिश्र भिन्न में चेंज करने पे -3 सही 1/2 हो जाएगा। जो हमारा भागफल होता है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, जो हमारा शेष होता है वो अंश बन जाता है और जो भाजक होता है वो हमारा हर बन जाता है। तो -3 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 99 से विभाज्य नहीं है। तो 99 से विभाज्य संख्या कौन होती है, जो 9 से विभाज्य हो और 11 से विभाज्य हो, क्योंकि 99 के गुणनखंड करने पे हमें 9 × 11 मिलता है। अब 99 से विभाज्य होने के लिए 9 से विभाज्य होना चाहिए और 11 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने की शर्त क्या है कि संख्या के जितने भी जो भी संख्या है, अगर उनके अंकों का योगफल हम लोग निकालेंगे और अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। फिर 11 से विभाज्य क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, इसी तरीके से 7वां, 9वां इनको जोड़ेंगे, दूसरा, चौथा, छठा, इसी तरीके से 8वां, 10वां इनको जोड़ेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ये 2 रूल है। 9 से विभाज्य होने के लिए जितने भी अंक हैं उनको ऐड कर देंगे और 9 से देखेंगे, जो संख्या 9 से विभाज्य है तो उनका योगफल भी 9 से विभाज्य होगा। अब 11 से विभाज्य होने के लिए विषम अंकों का योगफल और सम अंकों का योगफल और दोनों का अंतर अगर 0 है या 11 से विभाज्य है तो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सबसे पहले विभाज्य नहीं है, तो पहली संख्या उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग 9 से देखेंगे तो 2 + 7 + 0 + 7 + 0 + 5 + 6। अब इनका योगफल निकालेंगे तो 7 2 9 7 16 5 21 और 21 6 27। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर 27 को 9 से भाग किया जाए तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी संख्या 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 2 + 7 + 0
+3 +4 +5 +9। अब इनको देखते हैं, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 7 28, 28 और 2 30। अब 30 को अगर हम लोग 9 से विभाज्य करेंगे तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि जब 9 से विभाज्य नहीं होगी तो ये 99 से भी विभाज्य नहीं होगी, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। बाकी भी आप लोग देख सकते हैं, 2 + 1 + 1 + 2 + 4 + 6 + 2, तो 6 2 8 4 12 2 14 1 15 1 16 2 18, तो 18 पूरा 9 से विभाज्य हो जाती है, तो संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट 2 4 0 9 7 5 9, तो 9 5 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 4 34 और 34 2 36। 36 को अगर 9 से विभाज्य किया जाए तो संख्या हमारी 9 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था 99 से विभाज्य नहीं है, तो जब ये वाली संख्या हमारी 9 से विभाज्य नहीं है तो ये फिर 99 से भी विभाज्य नहीं होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पूछा था 11 विभाज्य है तो फिर हम लोग 11 से देखते, यहाँ पर नहीं पूछा तो हमें सीधे मिल गया, तो हमें इसमें 11 से कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेक करना हो तो सम अंक वाले जितने भी अंक हैं उनको जोड़ के विषम अंक वालों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो हमसे पूछा है a की घात -1 बटे a की घात -1। तो a की घात -1 का मतलब होता है 1 बटे a, घातांक में हम लोग जानते हैं, तो a की घात -1 का मतलब यहाँ 1 बटे a हो जाएगा। b की घात -1 का मतलब 1 बटे b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई a + b की पावर -1। अब 1 बटे a, जब a की वैल्यू 7 बटे 9 है तो 1 बटे a यानी कि इसका उल्टा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 बटे 7। इसी तरीके से b की वैल्यू अगर 5 बटे 13 है तो 1 बटे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 बटे 5, क्योंकि ये व्युत्क्रम है इसलिए हम लोगों ने इनका व्युत्क्रम कर दिया। और इधर हमारा a + b है, तो a की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, a की वैल्यू 7 बटे 9, b की वैल्यू 5 बटे 13 की पावर यहाँ पर -1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 35 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, फिर 5 × 7 = 35, तो 13 × 7 = 91, तो ये हमारा 45 + 91 इधर बन गया। इधर हम लोग देखते हैं तो इधर का एलसीएम हमारा हो जाएगा 117, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 91, और यहाँ पर हो जाएगा 45 की पावर -1। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 5 1 6 9 4 13, 136 बटे 35 हो गया। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा 136 बटे 117 हो जाएगा की पावर -1। अब सेम यही चीज़ बन गई, a की पावर में जब -1 होगा तो हम उसका जो है भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे, या जो भी हमारी संख्या है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 136 बटे 117 की पावर -1 है, तो इसका मतलब हो जाता है 117 बटे 136, और सेम बाकी संख्या को हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। अब हमारी 136 से 136 कैंसिल हो गए, और हमारा आंसर आ गया 117 बटे 35। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी थी 7 बटे 9, तो 1 सेकेंड, यहाँ पर a की वैल्यू हम लोगों को दी थी 7 बटे 9, और b की वैल्यू दी थी 5 बटे 13। तो 1 बटे a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकालने के लिए 7 बटे 9 से हम लोगों ने इसका उल्टा कर दिया, 9 बटे 7 हो गई। b की वैल्यू के लिए इसका उल्टा कर दिया तो 1 बटे v की वैल्यू आ गई। बाकी वैल्यूज़ को पुट किया तो इसकी वैल्यू हमारी 136 बटे 35 आ गई। ये पावर -1 था, -1 का मतलब होता है उल्टा, तो 136 बटे 117 था, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 117 बटे 136 हो जाएगा। 136 कैंसिल हो गया, 117 बटे 35, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है 196 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो अगर हम लोग 196 को देखते हैं तो 196 वर्ग होता है 14 का, 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर तो 14 × 14 होता है। घन के लिए क्या चाहिए, 3 का हमारा जो पेयर बनने चाहिए वो 3 के बनने चाहिए, तो 3 का पेयर बनाने के लिए हम लोगों को 14 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप लोग इसके गुणनखंड कर लें, 2 नेम 18 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 यहाँ पर आ जाएगा 49, फिर 7 से काटा तो 7, फिर 7 से काटा तो 1, यानी कि इसके जो गुणनखंड आया 2 × 2 × 7 × 7। अब घन के लिए हमें 3 के पेयर होने चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा 1 2 कम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमारा 1 7 कम है यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इसको ऐड करना पड़ेगा, 1 इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 × 7 का मतलब हो गया 14 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
दूसरा सिंपल यही तरीका है 196, 196 14 का स्क्वायर होता है और 14 का मतलब 14 इंटू 14, एक 14 कम है पेयर बनाने के लिए, यानी 14 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको कम से कम 1 से 25 लोगों को मतलब वर्ग याद होने चाहिए, वरना 1 से 25 तक तो आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए वर्ग, तभी आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 1 से 25 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 1 से 15 तक की आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए, तो आप लोगों का जो टाइम है वो एग्जाम में बच जाएगा। इसलिए 1 से 25 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लें और 1 से 15 तक के आपको क्यूब जो है आप मुँह जबानी रटे होने चाहिए। तो 196 का हमें पता है सीधे 14, तो यहाँ पे एक 14 कम था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस 8। तो हमको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 की। तो जब हम लोग माइनस 2 और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 3x माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4x, फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा और 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 2x हो जाएगा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा माइनस 8। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का x बचेगा, ये प्लस का 10 बचेगा और ये हमारा 2x बचेगा और यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 10 इधर है और 2 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौको 12, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6x इंटू 6 इंटू 4 माइनस 5, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 माइनस 5, तो 24 और 16 40 हो जाते हैं, 40 में से 5 जाएगा तो 35 हो जाएगा और 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी। तो 2 दूनी 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, फिर इसी तरीके से 2x प्लस 6 हो गया माइनस 8, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू को 4 यहाँ पे रख दिया तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 इंटू 4 हो गया माइनस 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 चौक 24 माइनस 5 और ये 24 और 16 हमारा 40 हो गया, 40 में से 5 गया तो 35 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पास 1350 रुपये हैं जिसमें वह एक प्रदर्शनी के ठीक 5 टिकट खरीद सकता है। ऐसे 60 टिकट खरीदने के लिए उसे कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? तो 5 टिकट की कीमत हमको पता है कितनी है, 1350 है। तो हम लोग एक टिकट की कीमत निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 5 की 1350 है तो एक की कम होगी, सिंपली हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक की कीमत हमें पता चल जाएगी। 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35 0, तो एक टिकट की कीमत हमें 270 पता चल गई। ऐसे हमको कितने 60 टिकट खरीदने हैं, तो अगर एक टिकट मिलता है 270 का तो 60 टिकट कितने के मिलेंगे, 7 गुणे 270 के, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 60 टिकट का जो मूल्य आ जाएगा वो 1890 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 टिकट का मूल्य हमें 1350 दिया था, एक टिकट का मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया 270 रुपये हो गया, तो 60 टिकट का 270 गुणे 7 यानी 1890 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है x की घात 4 माइनस x माइनस वाई की घात 4। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये x की पावर 4 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी सेम हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से अगर a मान लें और इसको b मान लें तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर होता है, हम लोगों ने कई बार बात की। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, a प्लस प्लस यहाँ पर प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा, b हम लोगों ने इसको माना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक साइड बन गया, दूसरी साइड क्या बन जाएगा, a माइनस बी यानी माइनस का चिन्ह रहेगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2xy। इधर सेम हमारी यही चीज़ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और इसको छोटे ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेम यही चीज़ हमारी यहाँ पर भी आ गई। अब हम लोग देखते हैं ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये 2x स्क्वायर बना देगा,
प्लस वाई स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस 2xy हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा इधर ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो हमारे सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचा यहाँ से, और यहाँ से हमारा बचा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या हम लोग कह सकते हैं 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं y हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लेंगे। तो जब y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा केवल 2x, प्लस वाले को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में लिख लिया। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोग चाहे माइनस वाई प्लस 2x लिखें या 2x माइनस वाई, एक ही चीज़ है। सेम हम लोग इसको ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि इधर अब हमारा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब इसको हम लोग सुव्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि ये हमारा y है तो y को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर हमारा इस वाले पद को लिख लेंगे 2x माइनस वाई, और फिर हम लोग इस वाले पद को लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम लोग ऑप्शन से मैच कर देंगे, हमारा आंसर जहाँ पे मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। y हमारा है, यानी पहले और दूसरे में से कोई ऑप्शन होगा। फिर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, तो ये हमारा फर्स्ट में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, x की 4 था तो x की पावर 4 को हम लोगों ने x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, और x माइनस वाई की घात 4 था तो इसको हम लोगों ने x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हम लोगों ने देखा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये ए प्लस बी बना, ये ए माइनस बी बना। फिर इसको जब हम लोगों ने ओपन किया, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यही चीज़ यहाँ पर की। फिर यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था, जब अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। सॉल्व कर लिया तो ये हमारा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बच गया। अब यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था, y हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो हमारा 2x माइनस वाई बचा। y हमारा बाहर हो गया तो 2x माइनस वाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें व्यंजक दिया गया है और वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। तो गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें व्यंजक को सॉल्व करना पड़ेगा। व्यंजक को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई 2x प्लस वाई है, तो पहले x से मल्टीप्लाई होगी, तो x से 2x की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई। फिर x से y की मल्टीप्लाई होगी तो x y हो जाएगा। इसी तरीके से y और 2x की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 2xy हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी y और y की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, x ही x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो गया। फिर x की y से मल्टीप्लाई, और चूंकि ये माइनस है ये प्लस है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा xy। फिर 2y से मल्टीप्लाई, ये प्लस तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 2xy हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस मिलके माइनस बना देंगे, और 2y और y की मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर। अब ये xy और 2xy और ये xy और ये 2xy इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये xy से xy कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हमारा बचा ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके इनका बन गया 3x स्क्वायर। ये हमारा बचा एक 2xy और ये हमारा एक बचा 2xy, तो ये हमारे हो गए 4xy। और यहाँ से हमारा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये हमारा बचा माइनस का y स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस का y स्क्वायर बचा। अब y स्क्वायर का गुणनखंड पूछ रहा था, गुणांक पूछ रहा था y स्क्वायर का, तो माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया -1 इंटू वाई स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और तो गुणांक हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का -1, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमें y से ही मतलब था, y स्क्वायर से ही, तो y स्क्वायर के साथ -1 था तो -1 इस क्वेश्चन का गुणांक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये हमारा xy हो गया, ये हमारा 2xy हो गया, ये हमारा y स्क्वायर हो गया। सेम ये x स्क्वायर हो गया, ये हमारा -xy हो गया, ये हमारा प्लस का 2xy हो गया, और ये माइनस का 2y स्क्वायर हो गया। ये प्लस का xy और ये माइनस का xy कैंसिल हो गए, ये हमारा 2xy और 2xy मिलके 4xy बन गया माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ये बताना है किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2x³ है, यहाँ 2xy स्क्वायर है, यानी x दोनों जगह हमारा कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से 2x अगर कॉमन करें इन दो पदों से, पहले वाले दो पदों से, तो ये हमारा बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोगों ने 2x कॉमन किया तो हमारे यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया, और क्यूब था तो एक x चला गया तो हमारे पास x स्क्वायर बचा। यहाँ से 2x कॉमन किया तो हमारे पास केवल y स्क्वायर बचा। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा y, प्लस का हम लोगों ने y कॉमन किया तो ये हमारा x स्क्वायर बचा यहाँ,
और यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर बचा, क्योंकि 3 थे तो 1 चला गया तो हमारे पास वाई स्क्वायर बचा बटे एक्स माइनस वाई। अब हमारा एक्स ये कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों जगह है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो हमारा बचा 2x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। अब फिर सेम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई और अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं हमारा जो आंसर होगा x प्लस वाई 2x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले दो पदों से हम लोगों ने 2x कॉमन किया, लास्ट के दो पदों से हम लोगों ने प्लस वाई कॉमन किया, तो हमारा एक साइड बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, दूसरी साइड भी बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों जगह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन बचा, तो एक जगह 2x प्लस वाई बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड किए तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, और ये 2x प्लस वाई बचा। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा x प्लस वाई और 2x प्लस वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर BD। तो अगर हम लोग मान लें ये हमारी A, ये B है और ये C है, तो कह रहा है और ये बिंदु D है, AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD बराबर BD, तो AD बराबर BD हो गया, और CD बराबर ये जो है CD ये बराबर है BC के इसके बराबर। तो कोण BAC हमको दिया गया है, BAC ये वाला कोण हमको 30 डिग्री दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा है कोण ABC प्लस कोण BDC का मान क्या होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने की कोण भी बराबर होते हैं, ये प्रमेय होती है। तो इसके ये दो भुजाएं बराबर हैं, यानी इन दोनों के सामने का कोण भी बराबर होगा। ये हमारी भुजा है, इसके सामने का कोण ये भुजा है, इसके सामने का कोण ये, तो ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा, यानी कि कोण ABD की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग मान लें कि जब ये हमारी 30 डिग्री है, ये हमारी 30 डिग्री है, और किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज ABD का प्रयोग कर लेते हैं इस वाले त्रिभुज का। तो त्रिभुज ABD में क्या है, एक कोण हमारा 30 है, एक कोण 30 है, और बाकी जो तीसरा कोण है अगर हम लोग इसको मान लें x, तो 30 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा, 60 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 120, यानी कि ये वाला अगर कोण हम लोगों ने x माना था तो इसकी वैल्यू हमारी 120 आ गई। अब किसी भी रेखा पर बना पूरा कोण हमारा 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। अगर ये 120 है तो ये बचा हुआ 60 डिग्री ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी रेखा है, रुज रेखा, वो हमारी 180 डिग्री होती है। ये टोटल हमारा 180 है, उसमें से 120 ये है, तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। अब इस त्रिभुज की बात की जाए, त्रिभुज BDC में ये कोण और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। तो जब ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। जब ये 60 पता चल गया, अब हमें ABC पूछ रहा था, तो ABC ये हमें पता चल गया टोटल 30 प्लस 60, और कोण BDC, तो BDC भी हमें 60 पता चल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं कोण ABC प्लस कोण BDC। तो ABC में क्या है, ABC ये हमारा 30 डिग्री है, फिर कोण हमारा दूसरा है BDC, तो BDC, तो BDC क्या है, सॉरी ABC हमारा कितना है, ABC 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री है। ये टोटल हमारा 90 है, ये 60 है, जोड़ देंगे तो 150 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। तो त्रिभुज को हमको दिया था कोण ABD, ये 30 डिग्री दिया था। अब ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो इसके सामने का कोण ये हो गया 30 डिग्री, इसके सामने का कोण ये हो गया 30 डिग्री। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 30 60 हो गया, और अगर हम लोग इसको x मान लें तो 30 प्लस x बराबर 180, 60 प्लस x बराबर 180, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 120। तब ये हमें कोण 120 पता चल गया। अब कोई भी अगर सीधी रेखा है वो 180 की होती है, तो अगर इतना 120 है तो ये बचा हुआ पार्ट हमारा 60 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा 180 है। फिर अब इस वाले त्रिभुज का प्रयोग कर लिया। अब इसमें इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, अगर हमें ये 60 पता है तो इसके सामने का कोण ये 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ये 60 और ये 30 मिलकर बना देंगे 90 डिग्री। जो कोण ABC है ये 90 हो जाएगा ये वाला कोण, और कोण BDC हमारा 60 है, तो ये 60 हो जाएगा। 90 प्लस 60 बराबर 150 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं, इनको हम लोग मान लेते हैं, एक 3x है, एक 6x है और एक 5x है। चौथा कोण 80 का है और उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा। तो ये हमारा एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। अब चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज में होता है 360 डिग्री के। तो ये 6 3 9 5 14 हो जाएगा, 14x प्लस 80 हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। तो अब हम लोग x की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, 360 माइनस 80। तो यहाँ पर 14x बराबर 360 में से 80 जाएगा तो 280 बचेगा। तो ये 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। तो जब x की वैल्यू हमें आ गई 20 पता चल गई, अब हम लोग सारे कोण निकाल सकते हैं। तो एक कोण हमारा 3x था, 3x का मतलब 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 का मतलब हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगला कोण हमारा 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अगला कोण 5x है यानी 5 गुणे 20, तो 5 गुणे 20 का मतलब हो जाएगा 100 और एक कोण हमको दिया गया है 80। अब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा कोण है हमारा यहाँ पर 120 आया है और सबसे छोटा कोण जो हमारा आया है वो 60 आया है। तो 120 माइनस 60, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर 120 माइनस 60, तो हमारा 60 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो त्रिभुज के 3 कोण दिए थे, 3x मान लिया हम लोगों ने, 6x मान लिया, 5x मान लिया, चौथा कोण हमको 80 डिग्री दिया था। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो इन सबको जोड़ के हम लोगों ने 360 के बराबर रख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। अब एक कोण 3x था तो x की वैल्यू 20 तो 60 हो गया। इसी तरीके से 120 निकाल लिया, इसी तरीके से 100 निकाल लिया। सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा 120, सबसे छोटा 60, दोनों का अंतर हमारा 60 हो गया। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारों की संख्याएं f, v और e हैं, तो 4e + 2f - 3v की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने पहले भी बात की है, पिरामिड के जब भी फलक पूछे जाएंगे तो फलक जो है वैल्यू हमेशा n+1 होती है, जहाँ पर n जो है जो भी हमारा आधार होगा उसके संख्या लेंगे। जैसे पंचभुज है तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं यानी 5 + 6, 5 + 1 6, तो फलक की संख्या 6 आ गई। शीर्ष, जो शीर्ष होते हैं वो भी हमारे n+1 होते हैं, तो n हमारा 5 है प्लस 1, तो 5 + 1 बराबर 6 आ गए। अब इसी तरीके से किनारे, तो किनारे की संख्या हमारी 2n होती है। ये फार्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो 2 गुणे n की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10। अब इस तरीके से फलक हम लोगों को यहाँ पर दिए थे f, तो फलक को हम लोगों ने f मान लिया, f की वैल्यू 6। शीर्ष n+1 से हम लोगों ने निकाले, शीर्ष की वैल्यू v आ गई और किनारे हम लोगों ने e दिए गए हैं यानी किनारों की संख्या e हो गई 10। अब 4e यानी 4 गुणे 10 प्लस 2f यानी 2 इंटू f की वैल्यू 6 माइनस 3v यानी 3 इंटू 6, तो ये हमारा हो गया 40, ये हमारा हो गया 12 और ये हमारा हो गया 18। तो ये हमारा 40 12 52, 52 में से 18 जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 52 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 1 गया 3 यानी 34। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो फलक का जो फार्मूला n+1 होता है, शीर्ष का फार्मूला n+1 होता है और किनारों का फार्मूला 2n होता है। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। ईजिली आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं उनका आंसर आप लोग ईजिली दे लेंगे, चाहे कुछ भी पूछा जाए। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो हम लोग मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है और ये R है। कोण A बराबर 50, तो ये 50 हो गया। कोण C बराबर 75, तो कोण C बराबर 75 हो गया। AB बराबर 5, तो AB बराबर 5 हो गया। Q बराबर 55, तो Q ये 55 हो गया। QR बराबर 5, तो QR हमारा ये 5 हो गया। और इसके अलावा कोण R 50 दिया है, तो कोण R 50 हो गया। अब हमें 2 कोण पता है, तीसरा कोण सबसे पहले हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। जब ये 2 कोण 50 और 55 और 50 पता है तो तीसरा 75 हो जाएगा और यहाँ पर जो बचा हुआ कोण है वो 55 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को लगभग हर पेपर में देखने को मिले हैं सर्वांग समता से रिलेटेड। तो हम लोगों ने हमेशा बात की है 3 तरीके से आप लोग सर्वांग समता निकाल सकते हैं, कोण कोण कोण, भुजा 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 या भुजा कोण भुजा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा लगेगा हम लोगों का। सबसे पहला हम लोगों को दिया त्रिभुज ABC यानी ABC, तो ABC में क्या लिया गया, 55 डिग्री वाला कोण लिया गया है। और PQR, तो PQR में 55 वाला लिया गया। यहाँ तक तो हमारी बात सही थी। अब हम लोग देखते हैं ABC में ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है
और पी क्यू आर में हमको भुजा नहीं पता है, यहाँ पर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर नहीं है, यानी कि ये वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि भुजा भी हमारी सेम आनी चाहिए। अगर ये 5 आई है तो ये वाली अगर हमारी भुजा आती तो हमारा आंसर सही होता। नेक्स्ट त्रिभुज ए बी सी, यानी ये हमारा 55 डिग्री। क्यू आर पी, तो क्यू आर पी ये हमारा 50, ये हमारा 55 था, ये हमारा 50, यानी ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि बराबर होना चाहिए। फिर त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मतलब ये 55 हो गया। और कोण सी ए बी, अब यहाँ पर भी ये 50 हो गया, ये 55 है, ये 50 है, यानी ये वाला भी आंसर नहीं होगा। बचा हुआ आंसर हमारा हो जाएगा, अब देख लेते हैं क्यों होगा। पी क्यू आर यानी 55 डिग्री लिया गया है। सी बी ए यानी यहाँ भी 55 डिग्री लिया गया है। अब भुजा अगर हम लोग देख लें, सी बी ए यानी बी ए ली गई है 5। अब इधर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यानी क्यू आर ली गई है 5, तो 5 इधर भी ली गई, यहाँ भी 5 ली गई। कोण हमारा 55 है, ये भी कोण 55 है, यानी कि हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वांग समता के नियम कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा। अब जो कोण लिया जाएगा सेम कोण होने चाहिए, हमारे बराबर होने चाहिए। जो भुजा ली जाएगी वो भी हमारी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि पहला जो था इसमें कोण तो हमारा बराबर था, लेकिन भुजा सेम नहीं थी, इसलिए हमारा जो है पहला वाला आंसर गलत हो गया था। नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है और एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यदि इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा है संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो अगर ये 6 है, क्या ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये है 6 में 5 जोड़ेंगे तो ऊंचाई में 11 पता चल जाएगी। आधार को अगर हम लोग b मान लें तो 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई को अगर हम लोग h मान लें तो 11 सेंटीमीटर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब एरिया की बात करी जाए, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई यानी b इंटू एच होता है। तो ये 6 दिया है, ये 11 दिया है, तो ये 11 छक्का 66 हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल पता चल गया। अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर हम लोग इसको a1 मान लें और आयत के क्षेत्रफल को a2 मान लें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो हमें पता है, लंबाई 22 सेंटीमीटर पता है, तो लंबाई की जगह 22 रख देंगे। इसको हम लोग b1 मान लेते हैं और इसको b2 मान लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये b2 हो जाएगा। अब दोनों के एरिया बराबर हैं, यानी कि इसको हम लोग बराबर रख देंगे। तो 66 बराबर 22 गुणे b2, तो 22 से 66 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी b2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब b2 की वैल्यू पता चल गई, तो कह रहा है आयत का परिमाप। अब आयत की लंबाई हमें 22 पता है, आयत की चौड़ाई हमें 3 पता है, तो हम लोग आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप का सिंपल सा फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई हमारी 22, चौड़ाई हमारी 3, 22 3 25 हो जाएगा, 2 गुणे 25, तो 2 गुणे 25 हमारा होता है 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा जाएगा तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होती है। यहाँ पर हमें आधार 6 दी थी और कह रहा था ऊंचाई आधार से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये 6 हो गई, ये 11 हो गई। क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर हम लोगों ने इसी तरीके से कह रहा था आयत का जो क्षेत्रफल है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो समचतुर्भुज आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमें 22 पता दी, चौड़ाई पता नहीं थी, b2 मान ली। तो इसका जो क्षेत्रफल आया 22 b2 आया, इसका क्षेत्रफल 66 आया, दोनों बराबर हैं, बराबर रख दिया। तो b2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 3 सेंटीमीटर। अब आयत का जो परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत थी, तो लंबाई 22 पता चल गई, चौड़ाई 3 पता चल गई। फार्मूला लगा दिया 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का, तो हमारा आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी धातु से बने 2 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार के पात्र की आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। बेलन का जो कुछ डिजाइन होती है इस तरीके से होती है। आधार की त्रिज्या यानी ये जो हमें दी गई है ये 35 सेंटीमीटर दी गई है और 2 मीटर ऊंचाई, तो ये जो h दी गई है ये हमें 2 मीटर दी गई है। अब पात्र की धारिता क्या होगी, धारिता का मतलब होता है आयतन। तो यहाँ पर ये 2 मीटर है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमारा इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा h बराबर 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2 × 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 200 सेंटीमीटर हो गया। आयतन होता है v मान लेते हैं, तो आयतन होता है πr²h। पाई की वैल्यू हम लोगों को 22/7 पता है, r की वैल्यू हमको 35 सेंटीमीटर पता है, तो r² मतलब 35 × 35, h हमको 200 पता है। तो ये 7 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये 5 हो गया। तो वैल्यूम जो हमारा आयतन आ गया 22 × 5 × 35 × 200 सेंटीमीटर क्यूब,
ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है और धारिता हमें लीटर में बतानी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोगों का होता है 1/1000 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो इतने हमारा सेंटीमीटर कितना है, 22 × 5 × 35 × 200। तो इसमें निकालने के लिए हम लोग 1000 से भाग कर देंगे। जब हम लोग 1000 से भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 22 × 35। तो 22 और 35 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, तो जोड़ देंगे 0 7 7 यानी 770 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जब भी बेलन का धारिता बोलेगा तो बेलन की धारिता के लिए हम लोग आयतन का फार्मूला लगाएंगे। आयतन जो है बेलन की धारिता होती है, आयतन का फार्मूला πr² होता है। ये हमारा मीटर में दिया गया था, इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया क्योंकि हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में थी। तो ये जो हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1/1000 लीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। और जब ये 1000 लीटर के बराबर होता है तो इतना हमारा 1000 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो 22 × 35 आया, तो 22/35 का मतलब हो गया 770 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर वाले एक समचतुर्भुजाकार खेत का एक विकर्ण 16 मीटर लंबा है। तो एक जो विकर्ण है हम लोग मान लेते हैं ये वाला विकर्ण है और इसकी टोटल जो लंबाई है 16 है। इसको हम लोग d1 से मान लेते हैं। d1 बराबर 16 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है। तब इस खेत पर 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। एरिया हमको दिया है 240 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला विकर्ण हमको पता नहीं है क्योंकि 2 विकर्ण होते हैं, एक हमको ये d1 पता है और d2 हमें नहीं पता है, तो d2 को हम लोग d2 मान लेते हैं d2। अब जो एरिया है समचतुर्भुज के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 × d1 × d2। तो 1/2 d1 की वैल्यू कितनी है 16 है और d2 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो d2 को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। एरिया हमें पता है 240। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो d2 बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें d1 की वैल्यू 16 पता चल गई। ये जो हमारा d1 था पूरा 16 है, तो जब पूरा 16 है तो ये हमारा 8 होगा और ये 8 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। और दूसरी हमारी 30 है, तो ये हमारी 15 होगी और ये 15 होगी। तो टोटल ये हमारी 16, ये टोटल हमारी 30, ये 15, ये 15, ये 8, ये 8। और यहाँ पर हमारा हर जगह 90 एंगल का कोण बनता है, क्योंकि ये हमारी प्रमेय है समचतुर्भुज का। जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी आधा आधा करते हैं और एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो अब हम लोग मान लेते हैं ये हमारा एक बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग इसको नाम दे दें, अगर ABCD और इसको नाम दे दें O, तो AOB की अगर बात की जाए तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बना, और ये हमारा कर्ण हो गया। तो AD की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। AD बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। इसको ऐड करेंगे तो √ 289। तो √ 289 का मतलब होता है 17 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, यहाँ पर भी हमारा 30 मीटर होगा। तो AD की वैल्यू हमें पता चल गई 17 मीटर, यानी चतुर्भुज की जो समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा में पता चल गई 17 है, तो दूसरी भी हमारी 17 हो जाएगी, तीसरी भी 17 होगी, चौथी भी 17 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब कह रहा है तब इस खेत पर 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत। बाड़ का मतलब है चारों ओर अगर बाड़ लगाई जाए, यानी कि इसका परिमाप हमको सबसे पहले निकालना है। तो परिमाप होता है जो वर्ग का परिमाप, वही समचतुर्भुज का परिमाप 4A। तो 4 × A की वैल्यू 17, तो 17 चक्कू 68 सेंटीमीटर हो गया। अब परिमाप हमको जो है पता चल गया 68 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर 21 रुपये। अगर 1 रुपये मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए 21 रुपये लगते हैं, क्योंकि प्रति मीटर दिया है 21 रुपये प्रति मीटर। अगर 1 मीटर के लिए 21 रुपये लगते हैं तो 68 मीटर के लिए कितने लगेंगे, तो 68 × 21 रुपये लगेंगे। 1 मीटर के लिए अगर 21 रुपये तो 68 मीटर के लिए 68 × 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1428 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें d1 दिया था 16 मीटर। दूसरा हम लोगों ने विकर्ण निकाल लिया क्योंकि हमको क्षेत्रफल दिया था 240 मीटर स्क्वायर। A बराबर 1/2 d1 × d2 फार्मूला होता है, तो d2 की वैल्यू 30 निकाल ली। अब किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमारा टोटल जो था ये हमारा 16 था, यानी ये 8 और ये 8। टोटल हमारा 30 था, यानी ये 15 ये 15।
अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया था, तो AD की लंबाई हो गई अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AD बराबर 17 मीटर आ गया। अब जब ये 17 हो गया तो हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि AD एक भुजा हो गई, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 17 18 मीटर। तो जो हमारा परिमाप है चारों भुजाओं का योग 18 मीटर आ गया। अब इस खेत पर जो बाड़ लगाई जा रही है यानी चारों ओर, वो 1 मीटर के लिए 21 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो 68 मीटर के लिए कितना आएगा, 68 गुणे 21 का आएगा, यानी 1428 रुपये। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेक्षण दिए गए हैं कि माध्य और बहुलक का माध्य। तो सबसे पहले तो हम इनको जो है आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या 45, फिर उससे छोटी संख्या 50, फिर उससे 45, फिर उससे बड़ी संख्या 50, फिर उससे बड़ी संख्या 58, फिर उससे बड़ी संख्या 68, फिर उससे बड़ी संख्या 94 और फिर उससे बड़ी संख्या 96 और फिर उससे बड़ी संख्या 96। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं हमारी हो गई, 45 50 58 68 94 96 96 हम लोगों ने आरोही क्रम में लिख दिया। अब माध्यक का मतलब माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब होता है जब भी पदों की संख्या विषम हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी पदों की संख्या विषम है। जब पदों की संख्या विषम होगी तो n+2 वां पद लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो n+2 वां पद का मतलब क्या हो जाएगा, 7 + 1/2, 7 + 1 होता है 8/2 वां पद, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4 वां पद। तो चौथा पद हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो माध्यिका जो आ गई वो 68 आ गई। बाकी सिंपली आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, माध्यिका का मतलब बीच का पद, 3 इधर से हटाए 3 इधर से हटाए, बीच का पद हमारा माध्यिका हो गई। तो जो माध्यिका आ गई वो 68 आ गई, तो माध्यिका को हम लोग m से लिख देते हैं। फिर बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हमारा 96 हुआ है, तो 96 हमारा बहुलक हो गया। अब इन दोनों का जो है प्रेक्षणों के माध्यक और बहुलक का माध्य बताना है। तो माध्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो माध्यिका हमारी 68 + 96, 68 + 96 पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 और 1 2, तो 68 + 96 बटे 2, तो 8 6 14 9 6 15 1 16 164 बटे 2, डिवाइड करेंगे 2 8 16 2 दूनी 4, यानी 82। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम लोगों ने माध्यिका निकाली, माध्यिका हमारी 68 आई और बहुलक हमारा 96 है। जो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट 96 हुआ है, तो बहुलक हमारा 96 है। माध्य निकालना था इन दोनों का, तो माध्य 68 + 96 बटे 2 पदों का योग बटे पदों की संख्या, 68 और 96 का योग 164 बटे 2, 164 बटे 2 हमारा 82 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रायिकता से रिलेटेड है। 23 24 25 से लेकर के 49 तक लिखी जाती हैं संख्या, जो है कार्डों पर लिखी जाती हैं। सबसे पहले 23 24 फिर 25, इसी तरीके से संख्याएं लिखी जाएंगी। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे 49 तक की। तो आप लोग इनको काउंट कर लेंगे कितनी संख्या है, क्योंकि हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो टोटल हमारे संख्याएं हैं और जो कह रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की, तो जितनी संभावनाएं अभाज्य संख्या की आएंगी और जितनी हमारी टोटल संभावनाएं होंगी उनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो जब आप इनको काउंट करेंगे 23 से लेकर 49 तक की, तो टोटल जो आपकी संख्याएं मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 27। तो टोटल संख्या 27 होंगी। अब अभाज्य संख्या आप लोग देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहली तो हमें 23 मिल जाएगी, 23 के बाद हमें 29 मिल जाएगी, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 मिल जाएगी, 37 के बाद आपको 41 मिल जाएगी, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अभाज्य संख्याएं हमको इनकी जो 23 से 49 के बीच में 7 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है अभाज्य संख्याओं की। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, जितनी हमारी संभावनाएं बन रही हैं यानी 7 संभावनाएं बन रही हैं, टोटल हमारी कितनी संख्या है 27, यानी 7/27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी प्रायिकता निकालनी होगी तो टोटल जितने भी हैं, जैसे 23 से 49 तक हमारी संख्या 49 है। अब इनके बीच की जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 7 हैं, 23 29 31 37 41 43 और 47। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, सेल्फ से। तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो हमारी 7 संख्याएं मिली हैं। तो 7 संभावनाएं हैं, टोटल हमारी 27 संभावनाएं हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए 7/27 हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पेपर था 28 जनवरी 2023 का जूनियर लेवल का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।